हेलो स्टूडेंट, ये लेंस का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और उसमें हमने लेंस के बारे में, लेंस होता क्या है, टाइप ऑफ लेंस और सारे लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ये सब हमने देखा था। अब इसमें हम लोग को देखना है चिन्ह परिपाटी। इसमें सिर्फ देखा जाएगा लेंस से जुड़ा हुआ फार्मूला, लेंस से रिलेटेड फार्मूला, जिसमें भी इससे पहले आता है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यह v एंड u में संबंध है लेंस के लिए। फिर देखेंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता और लेंसों के यूज और उनके पहचानने का तरीका। ठीक, तो इसमें पहला है चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। देखो इसकी जरूरत क्या होती है साइन कन्वेंशन की। जब हम लोग लेंस का क्वेश्चन हल करेंगे तो फार्मूला को जब उसमें रखेंगे तो फार्मूला में जो वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए, तो उसे एक निश्चित चिन्ह के साथ रखा जाता है। तो उसी चिन्ह को समझने के लिए इस टॉपिक की आवश्यकता होती है, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ठीक, तो देखो ये होता क्या है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यहाँ पे मैं अवतल भी बना देता हूं, अवतल ये लेंस हो गया। तो ये हुआ अवतल लेंस, ये हुआ उत्तल लेंस। तो देखो साइन परिपाटी, साइन कन्वेंशन में एक चीज, सदैव इसमें जो वस्तु रखी रहेगी बाईं ओर रखी रहेगी और हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से चलेंगी। ठीक, हमेशा लेंस के बाईं ओर से प्रकाश की किरणें लेंस पर डाली जाएंगी। ये इसका पहला है रूल। देखिए सिर्फ समझने का, इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को लगाने में। फिर दूसरा जो चीज है, ये देखो ये होता है इसका मुख्य अक्ष लेंस का और ये होता है इसका क्या, प्रकाशीय केंद्र। तो हम लोग जो भी दूरी लेंगे वो हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तथा वो अप्रकाशित केंद्र से ली जाएगी। ओके, प्रकाशित केंद्र से दूरी ले दी जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जैसे में मान जाओ ये वस्तु रखी है तो ये बीच की जो दूरी है तो यहाँ से ऐसे ली जाएगी, ऐसे ये वाली ऐसे। अब देखो ये तो हो गया। अब किधर पॉजिटिव ली जाएगी और किधर निगेटिव ली जाएगी। तो देखो जैसे मान लो मैंने एक बना दिया उत्तल लेंस और ये हुआ इसका मुख्य अक्ष, ये हुआ इसका द्वारक, ये हुआ इसका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं और ये हुआ इसका प्रथम फोकस, ये हुआ 2f1 और ये इसका हो गया f2 और इसका हुआ ये 2f2। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने कोई वस्तु रख दिया o डैश, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी ऐसे, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी जो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना। तो देखो इसे हम लोग मान लेते हैं मूल बिंदु जो होता है प्रकाशिक केंद्र। ऐसे मैंने एक ऐसे डॉट लाइन ऐसे कर दिया और ऐसे डॉट लाइन कर दिया, ऐसे मान लिया y डैश और इसे मान लिया x डैश। अब देखो आपने निर्देशांक पढ़ा होगा कि इस मूल बिंदु के जो दाएं दूरी होती है वो पॉजिटिव ली जाती है x अक्ष पर और ऊपर के y अक्ष पर भी पॉजिटिव ली जाती है। ठीक, तो इस अब इधर की दूरी ली जाए या ऊपर की दूरी ली जाए तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक, इसी मूल बिंदु की बाईं तरफ जो x डैश है इसकी दूरी निगेटिव ली जाती है और नीचे की भी दूरी क्या ली जाती है, निगेटिव। तो देखो अब यहाँ से मान जाओ ये वस्तु की दूरी हमें यहाँ से लेनी है प्रकाशिक केंद्र से, तो ये वाली दूरी कैसी आएगी, मान जाओ कुछ भी हो, मान जाओ z सेमी हो, तो z सेमी कैसी होगी जी, निगेटिव। हम लोग को भी क्वेश्चन में लिखेंगे तो ये दूरी कैसी आएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसी तरह अगर प्रतिबिंब की दूरी लेना हो
लेंस से, तो हम लोग पहले तो यहाँ से दूरी लेते हैं। तो यहाँ से मान जाओ इसका हो गया ए सेमी। तो ए कैसी दूरी है? पॉजिटिव दूरी है। कैसी दूरी है? पॉजिटिव। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, भले मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, लेकिन दूरी यहाँ से यहाँ तक की है ए सेमी। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला, ठीक। अब मान जाओ वस्तु की दूरी लेनी है कि ये वस्तु कितनी लंबी है। ए वाला ओ डैश, तो मैंने इसे मान लो सी ले लिया, सॉरी डी सेमी। और ये कैसी होगी? देखो ऊपर की दूरी है ना, तो ऊपर की दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ये होगा पॉजिटिव डी सेमी। और नीचे मान जाओ प्रतिबिंब की हमें दूरी लेनी है आई डैश की, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा। कुछ भी तुम ले सकते हो, मान जाओ एफ से, सॉरी के से, ठीक। ये होगा नेगेटिव, यानी ऊपर की दूरी होगी पॉजिटिव, इधर की दूरी होगी दाएं साइड की पॉजिटिव, और इधर की दूरी होगी नेगेटिव, और नीचे की दूरी क्या होगी? नेगेटिव। सिर्फ इतना ही हम लोग को देखना है इसमें। इसी तरह अवतल लेंस में भी ऐसे मान जाओ ये वस्तु रखी है, इसका कहीं एक प्रतिबिंब बन गया, तो ये वाली दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, और ये भी दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, और ये वाली दूरी पॉजिटिव, ये भी दूरी पॉजिटिव, ठीक। इतना ही लेना। और देखो हमेशा उत्तल लेंस में अब हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे, एफ जो फोकस दूरी है, ये वाली फोकस दूरी। अब चलो इसे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो साइन कन्वेंशन में बस इतना ही, ठीक। साइन कन्वेंशन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है सिर्फ ये साइन कन्वेंशन समझने वाला टॉपिक है, जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन लगाने होता है। इसके बाद आता है लेंसों के लिए यू वी एंड एफ में संबंध। लेंसों के लिए यू वी एवं एफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर लेंसेज, ठीक। तो अब पहले देखो इसका फार्मूला देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि u क्या है, v क्या है एंड f क्या है। तो ये कोई उत्तल लेंस है, ऐसे ये हुआ इसका द्वारा, ये हुआ मुख्य अक्ष, ये हुआ प्रकाशिक केंद्र, ये हुआ f1, ये हुआ f2, 2f1, और ये हुआ इधर से f2, इधर हुआ a 2f2, और इधर यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया, वस्तु रखा तो मुख्य अक्ष के से समांतर जाएगी, और ये द्वितीय फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, और ये प्रकाशिक केंद्र से ऐसे जाएगी, तो ये ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कहीं बनेगा, ऐसे प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो अब जो ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होती है, जैसे ओ डैश है और ए आई डैश है, ठीक। तो प्रकाशिक केंद्र से जो यहाँ वस्तु की दूरी होती है उसे यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यू से, ठीक। और इमेज से जो प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी होती है उसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ऐसे। और जो यह होता है वो होता है फोकस दूरी, ए वाला दूरी, ऐसे। तो देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फार्मूला में हम लोग यूज करेंगे फोकस दूरी का, तो हम लोग द्वितीय फोकस ए वाला का हम लोग दूरी लेंगे। जैसे अवतल में भी यही होगा, इसका प्रथम फोकस किधर होता है? इधर होता है प्रथम फोकस, और द्वितीय फोकस इधर होता है। तो हम लोग ए वाली दूरी लेंगे, ए वाली दूरी, ठीक। तो ये बताओ दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और ए वाली दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इससे मतलब नहीं है। और जो ए वाली दूरी होती है इसमें द्वितीय, वो कैसी होती है जी? पॉजिटिव होगी, ठीक। ये तो पॉजिटिव हो गया।
अब देखो इसमें अब हम लोग देखते हैं संबंध। तो इसमें संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है इसमें संबंध। क्या हुआ, एक क्या है, फोकस दूरी है, वो भी कैसी, द्वितीय वाली फोकस दूरी हम लोग हमेशा लेंगे। और एक क्या है, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी u। ठीक, ये इसमें संबंध है, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1/f इक्वल टू, अब बताओ 1/f इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, vu एंड v यहाँ पर होगा u माइनस v। अब बताओ यहाँ पे इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसे उलट दिया तो ये क्या होगा, vu बाई u माइनस v। देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे तुम लोग को सिंपल लगे, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जिससे हम लोग को और बढ़िया से क्लियर हो जाए। संबंध हम लोग क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे नोट कर लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। इस पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेमी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी क्या दिया है, 10 सेमी, तो बताओ u हुआ और u दिया है 10 सेमी। अब बताओ एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी, देखो ये कभी उत्तल लेंस है और इसके सामने हम कहीं भी वस्तु रखेंगे तो इधर बाईं तरफ रखेंगे और दूरी कैसी होगी जी, नेगेटिव होगी ना, इधर ये हुआ नेगेटिव। फिर दिया है वह वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी, देखो ये दिया है 20 सेमी, ये दिया है 20 सेमी दूरी। ठीक, अब वो भी दिया है वास्तविक, तो वास्तविक होगा तो कहीं इधर ना बना हुआ है जी, वास्तविक इधर होगा तो इधर की दूरी कैसी होगी, 20 सेमी ये वाला दिया है, तो होगा पॉजिटिव, और ये दिया है 10 सेमी, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव। और पूछा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताइए, यह हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो हम लोग लगाते हैं फार्मूला, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, u बराबर -10 सेमी, v इक्वल टू 20 सेमी, और यह हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो फार्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना दिया है जी 20, माइनस 1/u कितना दिया है -10। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 1/f इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 20 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/20, यानी f इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 20/3 सेमी। अब देखो यहाँ पर दूरी कैसी आई है जी, f की पॉजिटिव आई है ना, यानी a वाली दूरी आई है, तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन में हमेशा लेंगे तो ये द्वितीय वाली दूरी लेंगे। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर, इसका फोकस दूरी इतना होगा। क्वेश्चन देख लिए, अब और सारा क्वेश्चन होगा इस पर, तो हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो देखो रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि उनकी दूरियां मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई। इसका मतलब क्या है, देखो मान जाओ कोई उत्तल लेंस है
देखो मैं उत्तल लेंस बता रहा हूँ बार बार, लेकिन अवतल लेंस पर भी ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला, जैसे ये वाला भी मैंने बताया, तो ये भी अवतल और उत्तल लेंस दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है। और ये मान जाओ कि ऐसे दूरी है, ये वस्तु का प्रतिबिंब ऐसे बना, या अवतल लेंस ही ले लो, तो ये कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहीं मान जाओ ऐसे ही बन गया, तो ये जो दूरी है ना ओ मैंने इसकी दूरी को मान लिया आई, ठीक, सॉरी ओ, और ये O1 O2 है, ये O1 हो गया O2 हो गया, इसकी दूरी मैंने ले लिया O सेमी, और ये हो गया I1 I2, इसकी मैंने दूरी ले ली I। देखो ये मुंह खींच के लंबवत है कि नहीं जी, ऐसे, और ये भी देखो मुंह खींच के लंबवत है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि इनकी दूरियां मुंह खींच के लंबवत ली गई हो। इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, हम लोग इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? I, और वस्तु की लंबाई क्या है? O। इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं रेखीय आवर्धन। देखो यहीं से एक और आता है रिलेशन V एंड U में, तो देखो यही बराबर होता है V एंड U, ये भी इसी के बराबर है, यानी m बराबर हम लोग लिख सकते हैं V बाई U, ये भी फार्मूला है इसमें, ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं I बाई O। ये बताओ ये भी चीज m के बराबर है और ये भी चीज m के बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होगी, I बाई O इक्वल टू V बाई U। देखो ये हो गया। और दर्पण में क्या होता था? दर्पण में होता था m बराबर I बाई O, ये तो सेम रहता था, लेकिन ये जो होता था m माइनस V बाई U वहां पर होता था, ये दर्पण के लिए, ये दर्पण, जबकि लेंस के लिए यहाँ पर माइनस नहीं रहता है। उसी प्रकार इसमें ये था 1 बाई f बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई u, इससे हम लोग लेंस फार्मूला भी बोलते हैं, लेंस सूत्र भी बोलते हैं, जबकि 1 बाई f बराबर 1 बाई v प्लस 1 बाई u, इसे हम लोग दर्पण फार्मूला बोलते हैं, ठीक, दर्पण सूत्र। तो ये दर्पण के लिए है और ये क्या है? लेंस के लिए है, ठीक। तो अब इस पर हम लोग सवाल देखेंगे, ये तो दर्पण के लिए हो गया, ये दर्पण वाला, और ये भी दर्पण का हो गया, इस पर हम लोग देख चुके हैं। अब इस पर हम लोग फार्मूला देखना है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इस पर हम लोग फार्मूला देखेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ फार्मूला को, m इक्वल टू I बाई O बराबर V बाई U, ये है हम लोग का फार्मूला, ठीक। इस पर एक क्वेश्चन दिया है कि 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है, अवतल लेंस से, ये देखो यहाँ पर एक ये अवतल लेंस हो गया, और इसके सामने इसका ऐसे हो गया, ये हुआ इसका प्रकाशीय केंद्र, और बोल रहा है कि 12 सेमी की दूरी पर, ये 12 सेमी की दूरी हो गई ऐसे, और बोल रहा है कि यहाँ पर 2 सेमी लंबी कोई वस्तु रखी गई है, ठीक, O डैश, ओके। और बोल रहा है कि यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी, ये लेंस से प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बना होगा, तो बोल रहा है कि ये जो दूरी है 6 सेमी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 6 सेमी हो, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? इसकी जो प्रतिबिंब की लंबाई है I डैश, वही पूछ रहा है हम लोग से। देखो क्या क्या दिया है, ये वस्तु की लंबाई वो हम लोग को दे दिया है कितना? 2 सेमी, और कैसा होगा जी? पॉजिटिव की नेगेटिव, कोई भी फार्मूला में हम लोग रखेंगे किसी का भी वैल्यू, तो हम लोग साइन के साथ रखेंगे। तो देखो ये क्या है? पॉजिटिव हुआ, ऊपर की दूरी है, फिर दिया है हम लोग को वस्तु की दूरी लेंस से, तो एक u दिया है हम लोग का 12 सेमी, और कैसा जी? पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बाईं तरफ है नेगेटिव, एंड हम लोग को v भी दे दिया है कितना? 6 सेमी।
वो भी निगेटिव ही होगा क्योंकि पाई तरह। और हम लोग को उससे पूछ रहा है आई का मान क्या होगा। तो देखो हम लोग फार्मूला पता है, m इक्वल टू आई बाई ओ बराबर v बाई यू। तो हम लोग को इसमें से देखो a वाले वैल्यू पूछा है, a दिया a दिया a दिया, हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो i बाई o का मान 2 एंड u का मान दिया है -12 एंड v का मान दिया है सॉरी -6 बाई u का मान माइनस, ऐसे देखो ऐसे किया तो ये कट गया 6 दूनी 12 और तो ये क्या होगा जी I इक्वल टू 2/2 ये भी ऐसे कर दिया, क्या आ गया 1 सेमी। तो देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लंबाई है 1 सेमी आ गया और देखो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वस्तु ऊपर की तरफ है इसीलिए पॉजिटिव है, नीचे की तरफ होती तो नेगेटिव आता। और हमें पता है कि अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है ऊपर की तरफ। तो ये हो गया इस पर क्वेश्चन, ठीक। और जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो रेखीय आवर्धन भी खत्म हुआ। रेखीय आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। यहाँ से देखो कुछ चीजें सीखने लायक हमको मिलेंगी। जैसे मैंने बोला m इक्वल टू आई बाई ओ, m इक्वल टू आई बाई ओ। तो हमें ये बताओ कि जब भी प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, या आभासी का मतलब वस्तु ऐसे भी रखा और प्रतिबिंब भी ऐसे ऊपर की तरफ बना, कहीं भी बन सकता है। अगर उत्तल लेंस होगा आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा, और सॉरी ये तो अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में तो आगे ही बनेगा, और उत्तल लेंस में अगर मैंने सामने रख दिया तो प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा। तो जब भी आभासी बनेगा तो ये बताओ ये भी दूरी पॉजिटिव हुई और ये भी दूरी पॉजिटिव हुई है, यानी प्रतिबिंब की भी लंबाई पॉजिटिव और वस्तु की भी लंबाई पॉजिटिव हुई है, दोनों पॉजिटिव ही हुआ। तो जो हम लोग का आंसर भी आएगा रेखीय आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा ना। तो देखो हमेशा आभासीय प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है, जबकि अगर ये बने प्रतिबिंब यहाँ न बनकर इधर कहीं लगे बने, तो देखो ये तो प्रतिबिंब जो वस्तु की लंबाई है वो तो हुआ पॉजिटिव, लेकिन जो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हुई, नेगेटिव। तो आंसर हम लोग का आएगा नेगेटिव। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन नेगेटिव होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग का नेगेटिव होता है रेखीय आवर्धन, जबकि आभासी के लिए पॉजिटिव होता है रेखीय आवर्धन, ठीक। ये हो गया। और इसमें देखते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है कि m इक्वल टू आई बाई ओ। अब बताओ यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाए, प्रतिबिंब की लंबाई मान जाओ जैसे उत्तल लेंस में क्या होता है कि जब हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2f2 पर, और प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब की लंबाई होती है। तो जब प्रतिबिंब की लंबाई, ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रतिबिंब का आकार ये हुआ, प्रतिबिंब का आकार अगर वस्तु के आकार का बराबर हो गया, वस्तु के आकार के बराबर हो गया, तो इसका मान क्या होगा जी, m का मान क्या होगा 1 होगा, रेखीय आवर्धन 1 के बराबर होगा। लेकिन यही वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा हो गया, ये वस्तु का आकार है जो वो प्रतिबिंब के आकार से छोटा हो गया, तो हमेशा m का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा। क्यों, जैसे मान जाओ ये प्रतिबिंब का आकार हो गया 4 सेमी और वस्तु का आकार है 2 ही सेमी, तो कितना आएगा आंसर जी 2 आएगा ना। तो देखो इससे पहले अपने सिर्फ मानने के लिए एग्जांपल के तौर पर, तो देखो बड़ा आ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार यदि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, मान जाओ ये हो गया 2 और ये हो गया 4, तो क्या होगा, रेखीय आवर्धन हमेशा
क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 हो जाएगा। तो रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से क्या आता है, छोटा आता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, क्योंकि हमें ये बताओ अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, ऐसे अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, कभी भी वस्तु हम लोग रखते हैं इसके सामने तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। तो इसका हमें प्रति वस्तु का आकार हमेशा इसमें बड़ा होता है, तो इसका रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से क्या होता है, छोटा है। अवतल लेंस के लिए अब बताओ, अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होता है। तो ये हमेशा बात ध्यान रखना। मैं 3 कंडीशन बताया, कब यम 1 के बराबर होगा, कब यम 1 से छोटा होगा और कब यम 1 से बड़ा होगा। ये बात को ध्यान में रखना, ठीक। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक। अब इसके बाद देखना हम लोग का पावर ऑफ लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये क्या होता है, लेंस की क्षमता। तो लेंसों द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है, अभिसारित यानी बटोरने की, एकत्र करने की, और अपसारित यानी फैलाने की, अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की किरणों को कितना फैला सकती हैं या कितना बटोर सकती हैं, उनके इन्हीं सामर्थ्य को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। और जो उनकी फोकस दूरी होती है, इसका एक व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से। तो लेंस की क्षमता क्या है, मैंने बताया कि ये फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि f जो है हमेशा मीटर में लिया गया, किसमें, मीटर में दूरी नापी गई हो। तो लेंस की क्षमता क्या है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो उनका सामर्थ्य होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता। वो जितना ही ज्यादा अगर प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करती हैं, जितना ज्यादा करेंगी उनका क्षमता, उस लेंस का क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, और जितना कम करेंगी उतना ही उस लेंस का क्षमता कम होगा, ठीक। तो अब देखो ये हुआ, इसका मात्रक जो होता है, ये साई मात्रक है, उससे उसका मात्रक है डायोप्टर, ठीक। इसे हम लोग डी भी लिखते हैं, डायोप्टर, अंग्रेजी में DIOPTR, ठीक, डायोप्टर। ये हुआ इसका मात्रक। अगर ये सेमी में दिया रहेगा पहले फोकस दूरी, तो उसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग इस फार्मूला में रखेंगे। या कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं तो F = 100/F हो जाएगा, और ये होना चाहिए अब सेमी में। देखो ये आता कहाँ से है, तो वही जो तुम्हारी दूरी है F, उससे अगर हम लोग 100 से भाग देंगे, अगर सेमी में है तो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा ना, 2300 वाला ऊपर चला जाता है और ऐसे हो जाता है, ठीक। तो फार्मूला यहाँ से हम लोग को निकल कर आता है P = 1/F, जबकि F किसमें होना चाहिए, मीटर में, ठीक। इसका मात्रक क्या है, डायोप्टर। एक बार कभी कभी पूछता है बहुत सारे एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, डायोप्टर SI मात्रक इसका है, ठीक। और ये हमेशा दूरी आप क्या होनी चाहिए, मीटर में, ये ध्यान रखना। इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से एक चीज हमें और बता सकते हो, जैसे मैंने बताया P = 1/F। अब यदि F का मान जितना ही कम होगा, यानी जिस लेंस का फोकस दूरी जितना ही कम होगा, उसकी क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मैंने कोई संख्या ले लिया, 6 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। तब देखो नीचे वाला जितना ही मान कम रहेगा उतना ही ज्यादा वैल्यू आएगा जी। देखो ये 3 हुआ, अगर ये 3 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही 4 लूंगा तो और कुछ कम आएगा, 5 लूंगा तो कुछ और कम आएगा। तो देखो ये नीचे का जो है ना फोकस दूरी, वो जितना ही कम रहेगा जिस लेंस का, यानी जितना ही कम फोकस दूरी वाला लेंस रहेगा, उसकी क्षमता उतना ही ज्यादा होगी, ठीक। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम फार्मूला P =
1/f, ये मीटर में होना चाहिए। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ मीटर में, ध्यान रखना, क्योंकि सेमी में दे देता है तो पहले इसे मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। अब इस पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी, क्वेश्चन में ये दिया है लेंस की फोकस दूरी दिया है -20 सेमी, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, हमसे फ्री पूछा है। अब ये नहीं दिया है कि लेंस उत्तर है कि अवतल है, सिर्फ ये दे दिया है कि लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, हालांकि हम लोग के साइन के साथ दिया है, तो हम लोग ऐसे पूछा है कि लेंस क्या क्षमता बताइए, तो हम लोग निकालते हैं क्षमता। ये सेमी में है तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 100/-20 सेमी, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जी, 20/2500 -5 सेमी। इसकी जो क्षमता है, सॉरी सेमी नहीं हो डायोप्टर, -5 डायोप्टर इसका क्षमता होगा, ठीक। अब यहां से एक चीज और हम लोग देख लेते हैं जो मैंने अभी बताया। अब एक कभी कभी पूछ लेता है कि लेंस क्षमता, देखो इसमें भी साइन लिखना मस्ट है, जो भी मैंने बोल दिया पहले की फार्मूला लिखेंगे उसमें हम लोग साइन जरूर लिखेंगे। तो ये भी पूछ देता है कि अवतल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है लेंस की क्षमता या नेगेटिव। तो देखो अब हमें पता होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है जी, पॉजिटिव होती है, जबकि जो अवतल होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर निगेटिव मान रखेंगे तो निगेटिव इसका वैल्यू आएगा जो भी आंसर, और यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मान ही आएगा, ठीक। तो उत्तल लेंस के लिए लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये बात भी ध्यान रखना, इसे नोट भी कर लेना, ठीक। अब इसके बाद आता है हम लोग का टॉपिक, उत्तल अवतल तथा कांच की प्लेटों की पहचान करना। उत्तल अवतल उत्तल अवतल लेंसों तथा कांच की प्लेटों का पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्केव लेंस एंड ग्लास प्लेट, ठीक। तो इसमें देखो क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे उत्तल को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो दो पहचानने का तरीका है, एक तो बाय टचिंग यानी उसे स्पर्श कर, और दूसरा है उसे हम लोग इमेज देखकर, प्रतिबिंब में बाय सीइंग इमेज। तो क्या बाय सीइंग द इमेज। तो इसका दो तरीका है इसे पहचानने का कि जो लेंस लिए उत्तल है अवतल है या सीधा कांच की प्लेट है, ना ये उत्तल है ना ये अवतल। तो देखो बाय टचिंग है, एंड टच कर बाय सीइंग, प्रतिबिंब को देखकर इमेज को। तो देखो टच कर यदि उत्तल होगा तो इसकी प्रकृति कैसी है, बीच में मोटा होता है और किनारों को पतला। तो अगर उत्तल होगा तो बीच में मोटा होगा और किनारों को पतला होगा, और यदि लेंस अवतल है तो वह बीच में पतला और किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा। और जब कांच की प्लेन है तो वो प्रत्येक जगह पर क्या होगा, समतल होगा, नहीं वो पतला होगा या मोटा होगा। ऐसे कांच की प्लेट होगा तो प्रत्येक जगह पर क्या होगा, समतल होगा। ऐसे तो हुआ अवतल उत्तल अवतल, तीनों को हमको पता चल गया। उत्तल बीच में मोटा किनारों पतला, अवतल बीच में पतला किनारों को मोटा, उत्तल बीच में मोटा किनारों पतला, अवतल बीच में पतला और किनारों पर मोटा, और ये समतल होता है, ठीक। ये तो बाय टचिंग हो गया। अब देखो बाय सीइंग अब कैसे होगा, जैसे मान लो ए हुआ हमारा उत्तल दर्पण
और इस पर कोई मैं लिपिबद्ध चीज है, जैसे कैसे कोई कागज है, इस पर कुछ लिखा हुआ है और इस पर मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे इस पर सटा कर रख दिया और इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे उठाया तो जो उस पर लिखी हुई अक्षर है वो बड़ा दिखने लगी, लिखी हुई जो आकार से वो बड़ा दिखने लगी, तो हो जाएगा दर्पण उत्तल। यदि मैं उठा रहा हूं और उससे छोटा ही हमें देखने को मिल रहा है अक्षर, तो वो हो जाएगा लेंस अवतल। और उतना ही साइज का अगर दिखाई दे रहा है जितनी आकार साइज का लिखा हुआ अक्षर, तो वो हो जाएगा काच प्लेट। ठीक, फिर से उसे समझ लो। जैसे हम लोग देख रहे थे ना जी कि जब यक के बीच और प्रकाशित केंद्र में वस्तु को रख दे रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना था, तो वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा था। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर रख दोगे या बीच में रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा ना। तो अगर बड़ा बनेगा तो कैसा हो जाएगा, लेंस उत्तल। अगर यहाँ पर कहीं पर भी रख दो और प्रतिबिंब छोटा ही बने तो कैसा हो जाएगा, लेंस अवतल। और उसी आकार का बनेगा तो प्लेन ग्लास की प्लेट हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया उत्तल अवतल लेंसों की पहचान करना। अब इसके बाद आता है इनका यूज ऑफ लेंसेज, यूजेज ऑफ लेंसेज, लेंसों के उपयोग। तो हम लोग पहले देखेंगे उत्तल लेंस का उपयोग, फिर देखेंगे अवतल लेंस का उपयोग। अवतल लेंस, लेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंस लेंस, इन दोनों का हम लोग को उपयोग देखना है कि इनका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते क्या है। तो देखो उत्तल लेंस का उपयोग, जो घड़ी साज होता है, घड़ी साज पर होता है जो घड़ी को बनाता है। ठीक, तो घड़ी साज वाला जो घड़ी बनाने वाला होता है वह घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए इसका उपयोग करता है। आप कभी घड़ी की दुकान पर जाइएगा तो देखिएगा वो आंखों में ऐसा रहता है और ऐसे आंखों में लगाकर देखता है, तो उसमें यूज होता है उत्तल लेंस का। तो पहला हो गया कि घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। फिर दूसरा, इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो कान आँख की जो चीजें देखनी होती हैं छोटी छोटी, चिकित्सा के रूप में हम लोग बोलते हैं, चिकित्सक चिकित्सा के रूप में भी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं आँख कान के इलाज में। ठीक, फिर ये तो हो गया दूसरा। और तीसरा हम लोग इसका यूज देखते हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी है दूरदर्शी है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी और चित्रकारी लालटेन या फोटोग्राफी कैमरा वाला, फोटोग्राफी कैमरा में ये कभी कभी पूछ लेता है, ये हमेशा याद रखना। फोटोग्राफी कैमरा में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछता है। उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफी कैमरा में भी किया जाता है और चित्रकारी लालटेन में भी किया जाता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है, दूर दृष्टि दोष। इसके बारे में मैं जब अगला वाला चैप्टर मानव नेत्र पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बढ़िया से बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में भी किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही जान दीजिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हम लोग को हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग क्या था, घड़ी साज वाला, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करता है। डॉक्टर इसका प्रयोग करता है आँख कान की में देखने के लिए। और फोटोग्राफी कैमरा में सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी किया जाता है। ये है उत्तल लेंस के यूजेस कुछ। फिर अवतल लेंस का यूज जो होता है, अवतल लेंस का यूज जो गैलीलियो ने बनाया था दूरदर्शी उसमें किया जाता था। गैलीलियो की दूरदर्शी में, गैलीलियो की दूरदर्शी में
अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इससे पहले बनाया था। और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। ये भी मैं बताऊंगा मानव नेत्र में। ठीक, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो इसमें तो निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बस चैप्टर इतना ही है हम लोग का क्लास 10। तो अब इसका हम लोग देखेंगे फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन, तो मैंने देखा मतलब इसमें देखा ही। और जो इसकी एक्सरसाइज है परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस तीनों की, एक और से वीडियो इसके नेक्स्ट आएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कराया जाएगा। फिर हम लोग आगे वाला चैप्टर देखेंगे मानव नेत्र। तो धन्यवाद, थैंक यू। अब हाँ, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।